हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जो असाइनमेंट का आंसर कैसे खोजते हैं ये उसका पार्ट 2 का सेकंड वाला वीडियो जिसमें MTT 52 के बारे में हम बात करेंगे। 51 का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आज ये 52 बारे में बात करेंगे, इसका आंसर कैसे खोजते हैं वो हम इसमें करके देखेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि असाइनमेंट का जो काम है बनाने का वो आप खुद से कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद से कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मान लीजिए ये असाइनमेंट है मेरा। असाइनमेंट में जिस पैटर्न में वो क्वेश्चन देते हैं कि पहले कुछ थ्योरी का क्वेश्चन है, कुछ अनुवाद करना है, कुछ ट्रांसलेट करना है, जिस तरह जो भी चीज़ें रहती है, यही सेम पैटर्न जो आप एग्जाम दोगे, फाइनल एग्जाम दोगे आप, वहाँ पे अभी आता है। जिसमें आपको दिखाता हूँ, देखिए मेरा पेपर है 52 का पेपर है एग्जाम में जो मैंने दिया था। तो कि उसके स्टार्टिंग में भी वही थ्योरी वाले क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म में, ये लॉन्ग टर्म में यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिए शॉर्ट में वो दिया है रूपांतरण करना है, ट्रांसलेट करना है वर्ड, ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे उसका ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, जो भी है। तो यही सेम चीज़ है आपका जो पैटर्न अभी आप यहाँ फॉलो कर रहे हो, सेम टू सेम आपका एग्जाम में आने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे खुद से जब बनाओगे, किसी से हेल्प ना लगेगा, खुद से किताब से आंसर खोज के खुद से लिख के बनाओगे, तो एक क्या होगा, इसी के बहाने आप एक बार किताब को पढ़ लोगे, आपके पास कुछ आइडिया रहेगा कि हाँ मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी है जो मुझे आपको याद रहेगा, जो आपको एग्जाम में टाइम पे कहीं ना कहीं बहुत हेल्प होगा। जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मुझे खुद ही हेल्प हुआ था। तो ऐसा करते हैं। चलिए मानते हैं, आप बताते हो 52 का आंसर कैसे खोजना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप, मैंने ऑलरेडी मार्किंग सब कर दिया, मैंने पेज नंबर सब लिख दिया। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम इसमें थोड़ा डिटेल है, बहुत लगा सारे स्टूडेंट का बहुत सारे कन्फ्यूजन है इस वाले पार्ट को लेकर। मैं इसको डिटेल में आगे डिस्कस करता हूँ कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अनुवाद की प्रविधि से क्या अभिप्राय है और अनुवाद की विभिन्न पद्धतियों को सुधारण चर्चा कीजिए। तो वही काम करना, सबसे पहले आपको बुक लेना है, जिसका भी बुक है ये बुक लेना है। बुक को आपको ओपन करना। अगर बुक नहीं आया है, तो बुक नहीं मिला है, वो क्या करेंगे, आप इग्नू के वेबसाइट जाकर ई ज्ञान कोश से जाकर अपना बुक का PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिएगा। फिर बुक के बाद, बुक खोलने के बाद आपको क्या करना है, बुक का पहले इंडेक्स खोलना है। सबसे ज़्यादा चीज़ है इंडेक्स। इंडेक्स से ही देखने से आपको सारा आंसर यहीं पे मिल जाएगा। इंडेक्स खोलने के बाद आपको क्या करना है, मार्किंग करना है। पहला क्वेश्चन दिया था, अनुवाद की प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए सर्च कीजिए कहाँ पे वो टॉपिक दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है अनुवाद की प्रवृत्तियाँ, पेज नंबर 29। तो पेज 29 में ही यहाँ पे दे दिया है अनुवाद की विभिन्न पद्धतियों की साधारण चर्चा की। जो भी अनुवाद की विभिन्न पद्धतियाँ, उसके बारे में थोड़ा एग्जाम्पल देकर आपको यहाँ पे लिखना है। 10 मार्क का है, 500 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे आप जस्ट लिख दीजिए पेज नंबर 29 और 30 जो भी है यहाँ पे आया है। तो मैं यहाँ पे पेज 30 यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्योंकि पेज नंबर 30 में इसका आंसर दिया है। अनुवाद का पुनरीक्षण कीजिए, पेज 484। देखिए यहाँ पे हेडिंग दिया है अनुवाद का पुनरीक्षण, कहाँ है, ये रहा अनुवाद का पुनरीक्षण केज, पेज 483। 483 में इसके बारे में डिटेल में दिया। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ खोलकर, मान लीजिए 483 में हम जाएंगे यहाँ पर अभी। ये देखिए पेज नंबर 483, अनुवाद का पुनरीक्षण। अनुवाद का पुनरीक्षण मतलब पुनरीक्षण कैसे होता है ना। फिर पुनरीक्षण की प्रक्रिया, क्या क्या प्रक्रिया है, देखिए इसके बारे में बहुत सारा यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है पुनरीक्षण की क्या क्या प्रक्रिया है। क्वेश्चन क्या था आपका, अनुवाद का पुनरीक्षण के अर्थ और प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। आपका क्या क्या प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस क्या आपको बताना है। यहाँ पे देखिए उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है प्रोसेस के बारे में, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 प्रोसेस में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो क्या करना है आपको, फिर से अगर आप केवल एक चीज़ के बारे में लिखेंगे, आपका फिर से वो पेज फिल हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। क्योंकि आपको पता है 500 वर्ड में पूरा करना है। तो पहले आप एग्जाम्पल दीजिएगा, अनुवाद का पुनरीक्षण का अर्थ। तो अनुवाद का पुनरीक्षण है क्या चीज़, उसको पुनरीक्षण यहाँ दिया, पुनरीक्षण कैसे होता है। तो यहाँ पे उसका यहाँ दिया, देखिए पुनरीक्षण को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वेटिंग। सो यहाँ पे बोला है पुनरीक्षण क्या, इसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दीजिए, यहाँ से यहाँ इंट्रो दे दीजिए कि हाँ ये इसका मतलब ये होता है। फिर उसके बाद यहाँ लिखिए अनुवाद की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, उसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे नंबर 1 देखे मूल पाठ का अनुवाद, इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिख दीजिए। फिर ये हेडिंग दीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। फिर वैसे ही करके फिर अगला हेडिंग देखिए, फिर उसको लगा दीजिए, 1 2 एग्जाम्पल है वो ऐड कर दीजिए। फिर ये देखिए उसका एग्जाम्पल ऐड कर दीजिए। ऐसे करके आपको ये मिनिमम 500 बोला है, तो आप एटलीस्ट 5 पेज में 500 से 550 वर्ड में इसको लिख दीजिए। ऐसा करके आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। ये 10 मार्कर का है आपको। उसके बाद तीसरा याद दिया हुआ है, परिभाषित शब्दावली से आप क्या समझते हैं। फिर से आपको एक होने के बाद आपको वापस आधा अपने इंडेक्स पे आ जाना है। इंडेक्स पे आइएगा, फिर यहाँ से पूछ रहा है आपसे परिभाषित शब्दावली से आप क्या समझते हैं। फिर आप इसमें सर्च कीजिएगा कि परिभाषित शब्दावली इसमें कहाँ पे मेंशन किया। देखिए यहाँ मुझे दिख गया, परिभाषित शब्दावली से आप क्या समझते हैं, अवधारणा और आयाम। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, आप क्या समझते हो पहला। फिर बोला है परिभाषित शब्दावली निर्माण संबंधी विभिन्न विचारधाराओं का साधारण परिचय दीजिए। तो फिर एज ए एग्जाम्पल उसको लेकर आपको इसको डिस्क्राइब करना है कि वो कहाँ दिया हुआ है। तो आप ये वाला पार्ट जब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर पेज नंबर 384, आप क्या कीजिए, फिलहाल अभी यहाँ पर 349 375 दो जगह पे दिया। तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप 348 यहाँ पे दिया हुआ, आप इसको पहले ओपन कीजिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या दिया, परिभाषित शब्दावली की अवधारणा और आयाम। क्वेश्चन से क्या पूछा था, इस तरह से आप क्या समझते हो, और शब्दावली निर्माण संबंधी भी। तो क्या समझते हो वो आपको यहाँ पर देखिए 349 में यहाँ पे दिया है शब्दावली अर्थ और परिभाषा। तो क्या अर्थ क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल। यहाँ से आप थोड़ा इंट्रो लिख दीजिए क्या होता है। उसके बाद बोला है शब्दावली संबंधी विभिन्न विचारधारा, जो जो अलग अलग विचारधाराएं हैं जो जो दिया है आपको उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये फिर मैंने यहाँ पे दिया 375 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो ये इसको आप फिर टर्न करिएगा, मान लीजिए पेज नंबर ये रहा 375। तो 375
परिभाषित शब्दावली विचारधाराएं, अब वही आपसे पूछा भी था, संबंधित विभिन्न विचारधाराओं का सुधारण मतलब उदाहरण के साथ परिचय दीजिए। यहाँ पे दे दिया नाम, देखिए यहाँ पे विभिन्न शब्दाएं हैं। तो शुद्धवादी विचारधारा हिंदुस्तानवादी है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवादी है, लोकवादी है, सामान्यवादी है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। फिर परिभाषित शब्दावली निर्माण एवं युक्तियाँ, अलग अलग तकनीकें क्या वो अंगीकृत अनुकूलित ये दिया हुआ है। यहाँ पे जो विचारधारा है जो पूछा था, यहाँ देखिए विभिन्न विचार दृष्टिया, ये सारे आपको पाँचों को यहाँ पे थोड़ा करके उसका फिर से थोड़ा करके वो लिखना है, करके आपको 500 वर्ड पूरा करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारा जो आंसर है आपको पहले इंडेक्स में सर्च करना है कि इंडेक्स में वो टॉपिक कहाँ दिया है, उसका जो पेज नंबर आप लिख दीजिए, फिर उसको ओपन कीजिए, वहाँ पे थोड़ा मार्किंग कर दीजिए कि आपको यहाँ से यहाँ लिखना है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। सेम यहाँ पे विभिन्न 250 वर्डों में टिप्पणी लिखी, यहाँ पे जो दिया हुआ है रूपांतरण शब्द का प्रयोग, कंप्यूटर शब्द की ऑनलाइन और अंतर यहाँ तक का ये है। अब देखिए जो मैंने 51 ये 52 है, जो मैंने 51 डिस्कस किया उसमें सब कुछ थ्योरी था, मतलब आपको सारा आंसर डिटेल में लिखना था। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा 52, 53, 54, 55 ये जो 4 पेपर है ये थोड़ा सा क्वाइट ईजी है 51 की तुलना में, मुझे ऐसा पर्सनली ईजी है, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारा आपको अनुवाद करना पड़ेगा। या देखिए ये थोड़ा ईजी होता है करना, बजाय कि जो पूरा थ्योरी लिखना डिटेल में। तो वही पैटर्न आगा, इवन आपका एग्जाम में भी आपका सेम पैटर्न फॉलो है। यहाँ जैसे आपको एग्जाम का पेपर था, जैसे 50 में दिखाया मैंने आपको, हर पेपर में ऐसे यहाँ आने वाला, जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है असाइनमेंट में। चलिए अगला यहाँ दिया है, कम से कम 5 महत्वपूर्ण कोषों के नाम बताइए। यहाँ मैंने 235, यहाँ पे देखिए विभिन्न तरह के कोष है, यहाँ देखिए कोषों का निर्माण है, कोषों के प्रकार। तो यहाँ से मुझे इसका आंसर मिल गया। 227 वाला पेज मैंने जैसे ओपन किया, यहाँ पर 239 पेज में मुझे ये एग्जैक्ट ये वाला। तो विभिन्न प्रकार के कोष यहाँ से पूछा भी आपसे, वही है यहाँ पर। कोष किसको बोलते हैं हम लोग, डिक्शनरी को हम लोग एक्चुअली कोष बोलते हैं। यहाँ पे बोला है कम से कम मिनिमम 5 प्रकार के महत्वपूर्ण कोष के नाम। यहाँ पे देखिए कोषों के प्रकार, अनुवाद में उसकी उपयोगिता और संदर्भ। तो इसको अगर हमने टर्न किया, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कोष देखिए, ये देखिए उपभाषा कोष या बोली खड़ी या फिर बोली कोष, फिर यह अपभाषा या भदेश भाषा कोष, ये 2 हो गया। जैसे मान लीजिए आपको केवल 5 लिखने के लिए बोला गया है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए परिभाषित शब्द ग्रहण शब्दावली कोष, फिर यहाँ पे हो गया परिभाषा कोष, समानांतर कोष, फिर पर्याय विपर्याय कोष, व्यवहार कोष और अध्येता कोष। यहाँ पे इतना सारा कोष दिया हुआ है आपको। इसमें से देखा व्युत्पत्ति कोष है, मिथक कोष दिया हुआ है यहाँ पर, फिर सुक्ति कोष है। इसमें से आपको कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा है 5 कोष, उस 5 कोष के यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए। यहाँ पे चूंकि बोला है एक नंबर का नाम लिखने के लिए बोला है, आप क्या कीजिए नाम लिख के थोड़ा सा उसके बारे में 2 लाइन बता दीजिए। जैसे हमारे में लिखा अपभाषा और भदेश भाषा कोष, तो अपभाषा भाषा कोष है क्या एक्चुअली, उसके बाद 2 लाइन यहाँ पे बता दीजिए उसका डिफरेंस क्या, मतलब जैसे 5 कोष का कोई भी आप बहुत सारा नाम दिया हुआ है। आप इसमें से देखिए 9 टोटल 9 10 यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको उसमें से 5 ही पूछा है। तो लोकोक्ति या मुहावरे कोष ले लीजिए, उसका मतलब क्या, बस वो लेकर एटलीस्ट उसके अंदर 2 से 3 लाइन लिख दीजिए खाली, तो आपका काम हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 239 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर देखिए नंबर 6 पे, नंबर 6 और नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित हिंदी शब्दों को हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। और ये नंबर 7 क्या बोला है, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्या बोला है एक्चुअली आपका पता होगा, डिक्शनरी में हम जब वर्ड खोजते हैं तो उसमें क्या पहले ए से फिर बी फिर सी फिर डी ऐसा रहता है। सेम टू सेम हिंदी में वैसे है, ओ आ क ख ग च च जैसे आता है वो अल्फाबेट वाइज, वैसे वो डिक्शनरी में अरेंज किया रहता है। तो यहाँ पे आपको उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, आपको बोला ये डिक्शनरी में अगर आप इसको अरेंज करोगे तो वो किस सीक्वेंस में आएगा, आपको वो इसको अरेंज करके लिखना है। सेम टू सेम इंग्लिश वाले पे सेम दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये कहाँ पे देखिए पेज नंबर 272 में ये दिया हुआ है। एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ, 272 पेज नंबर आप खोलिएगा अगर, ये देखिए। तो यहाँ पे जो है कोष मतलब डिक्शनरी हो गया, ये हो गया कोष उपयोग की विधि। तो कोष को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं आपको एक्चुअली वो सिखाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब आप भविष्य में जब आप ट्रांसलेटर बन जाइएगा, आपको जब कुछ ट्रांसलेट करना पड़ेगा, आपको तो हर चीज़ का मीनिंग नहीं पता होगा, तो आप बहुत सारे वर्ड का आपको मीनिंग खोजना पड़ेगा डिक्शनरी में। अब डिक्शनरी जितना मोटा होता है तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सा वर्ड कहाँ दिया हुआ है। तो वो उसके लिए यहाँ पे इस बुक में ये वाला चैप्टर इसलिए ऐड किया है ताकि आपको ये भी सिखाया जा सके कि हम लोग डिक्शनरी का यूज करते कैसे एक्चुअली। तो वैसे सेम टू सेम हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपको आना चाहिए यूज करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे पहला बोला है, मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ओ आ करके क ख ग, तो आपको इसी अल्फाबेट में आपको खोजा, यहाँ पे सारा देखिए थ्योरी में लिखा है। इसको एक बार इसको पढ़ लीजिए पहले यहाँ से यहाँ तक कि कैसे किसी को अगर नहीं खोजते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों जिसको नहीं आइडिया होगा, अगर आप इसको एक बार रीड कर लीजिए पूरे यहाँ से यहाँ तक कि कैसे खोजते, वहाँ पे दिखा दिया गया है कौन सा भाषा पहले मैंने क जो दो जैसे आपका प्रोनाउंस करते हैं उस हिसाब से वो वहाँ पे वो अरेंज किया था डिक्शनरी में। तो वैसे करके यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया। और आपको यहाँ पे असाइनमेंट में क्या किया है, आपको यहाँ से देखिए सारा वर्ड रॉ से दिया है, रक्त, रूपांतरण, रिवाज, राशि, रुद्राज, रूपिम। अब देखिए सब में रॉ है, तो सब तो रॉ से शुरू होगा। तो इसमें तो फिर अगला देखना आपको, फिर रॉ के बाद क्या आता है। अब देखिए सब में क्या है, यहाँ पे देखिए रॉ के बाद क्या है, रक्त। मैंने यहाँ पे नंबरिंग ऑलरेडी कर दिया, आप देख लीजिएगा। मैंने रक्त को नंबर 1 दिया, क्यों दिया है कि देखिए रॉ के बाद क्या कॉर, आप सम। अब फिर देखिए इसका पहला लेटर सबका रॉ है तो सेम हो गया। फिर सबका सेकंड लेटर चेक कीजिए क्या है, सेकंड में क्या है, यहाँ पे क है, यहाँ पे प है, यहाँ पे वो, यहाँ पे फिर आ की मात्रा 100 हो गया, यहाँ पे ध्र हो गया, यहाँ पे प हो गया। ऐसे करके जब आप चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है हमारा अल्फाबेट में, सब पता होगा, सबसे पहले क्या आता है, क आता है हमारा।
हाँ देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा यहाँ पे क आता है, तो जगह मैंने समय ऑलरेडी रॉ था तो रॉ पहला हो गया, फिर नेक्स्ट क्या है क, तो मैंने क पहला, इसलिए यहाँ पे मैंने नंबर 1 किया है। फिर मैंने नंबर 2 दिया है यहाँ पे चौ को, फिर देखिए क के बाद क्या क ख ग कहूँगा, फिर चौ क के बाद अगला वर्ड क्या है, सब में मैंने सेकंड वर्ड चेक किया, तो जब मुझे पहला मिल गया फिर सेकंड वर्ड चेक किया, चौ हो गया, इसको नंबर 2 दिया। वैसे कर क्या करना है, पहले आपको सबको पहला वर्ड देखना है, सबका सेकंड वाला वर्ड देखना है, सेकंड में जब हो जाए फिर आपको थर्ड देखना है, फिर आपको फोर्थ देखना है, फिर तो फिर ऐसे करके इसको अरेंज करते हैं। इस तरह करके आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये वाला आपके एग्जाम में भी आने वाला है। ये हो गया हिंदी वाला। सेम टू सेम हम इंग्लिश में करते हैं, आप देखिए इंग्लिश में जाएगा सब सारा वर्ड यहाँ पे एस से शुरू था, तो सभी एस 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 हो गया। फिर मैंने क्या एस के बाद सेकंड वर्ड क्या है, देखिए एस के बाद टी है, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ओ हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे यू हो गया। तो हम जब ABCD पढ़ते हैं सबसे पहले क्या आता है हमारा ए आता है, तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, एस ए को मैंने नंबर 2 दिया है, और यहाँ पर देखिए नंबर 1 मैंने यहाँ दिया, फिर ऐसे। अब यहाँ देखिए ऐसे और ऐसे यहाँ दोनों सेम सेम हो गया। जब दो सेम हो जाए तो फिर हम थर्ड वाला वर्ड चेक करते हैं। यहाँ पे थर्ड वाले में यहाँ पे पी है, यहाँ पे थर्ड वाले में सी है, तो ABC पहले आता था, ये मेरा नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये होगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग कर दिया, आपको देख लीजिए एक बार अच्छे से कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है करना। तो नंबर 6 में हो गया हिंदी वाला डिक्शनरी, नंबर 7 हो गया इंग्लिश वाला डिक्शनरी करना, ये दोनों काम कंप्लीट हो गया। फिर है नंबर 8। नंबर 8 में क्या बोला आपका, निम्नलिखित शब्दों का रोमन और देवनागरी में लिप्यांतरण कीजिए। देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आया है लिप्यांतरण। अब ये कैसे करते हैं, देखिए आपका पेज नंबर 210 में ये वाला दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये रहा। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज उन्होंने बोला, एक बोला है रोमन और एक बोला है देवनागरी। तो देवनागरी से यहाँ पे देखिए दिया है, एक है रोमन और एक है देवनागरी। तो लिखा है देवनागरी से रोमन में लिप्यांतरण कीजिए, और दूसरा फिर आपको बोला गया है उसका उल्टा रिवर्स, ये रहा रोमन से देवनागरी में रूपांतरण कीजिए। मतलब क्या करना आपको, एक बार यहाँ दिया है कवलजीत, तो आपको कवलजीत को लिखना है इंग्लिश में KAWAL जीत, JEET जीत, जो भी होगा आपको उसका अगर कवलजीत लिखना है। छेमचंद, उसका छेमचंद लिखना है। यहाँ देखिए त्रिलोकीनाथ, तो त्रिलोकी क्या हुआ, TRILOKINATH, त्रिलोकीनाथ, वो हो गया इसका रोमन। इसको हम लोग बोलते हैं रोमन में लिखना। जैसे हमारा नाम जो होता है, आपका जो भी नाम होगा हम उसको लिखते हैं ना, अजय, मान ली किसी का नाम हो गया अजय, तो क्या लिखेंगे AJAY अजय, तो ये हो गया उसका रोमन में लिखना। ठीक वैसे यहाँ पे फिर दिया देवनागरी किसको बोलते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉवर्टी, रेस्लर, तो इसको क्या करना है, इसको हमको देवनागरी, इसको रोमन से देवनागरी देता। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। पहले इसको क्या कीजिए, आप यहाँ रीड कीजिए देवनागरी से रोमन कैसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या, पहले वो मीनिंग मिल जाएगा। यहाँ देखिए लिखा ए को आ करके लिखते हैं वो। फिर यहाँ पे रोमन से देवनागरी जब लिखते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, देखिए वहाँ पे उसका थ्योरी दिया है, तो आपको वो यहाँ पे देखना है। जैसे हमारे लिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग संविधान बोलते हैं। पर संविधान क्या हो गया, इसका हिंदी वर्ड हो गया। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये उसका हो गया देवनागरी लिपि। मतलब उसी वर्ड को ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मान लीजिए वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है, पानी, तो हम लोग पानी को लिखेंगे पानी ऐसे करके। लेकिन अगर हम इसको वाटर को क्या लिखेंगे, वाटर, तो ये भी हो गया वाटर। तो ये जो मैंने लिख दिया ना, इसको हम लोग बोलते हैं देवनागरी लिपि। आपको इसको ऐसे ही लिखना है। जैसे रेसलर, रेसलर मतलब जो कुश्ती लड़ते उसको बोलते हैं हम लोग रेसलर। यहाँ पे क्या करना है, रेसलर, तो उसको हमको लिखना पड़ेगा रेसलर, तो उसको हम तो बोलते हैं यहाँ। तो ये आपको 5 एग्जाम्पल उन्होंने दिया है जिसको लिखना है आपको इंग्लिश वाले में, जिसको हम लोग बोलते हैं रोमन, और यहाँ 5 देश को आपको लिखना है देवनागरी वाले में। तो ये आपका डिफरेंस है। ये वाला दोनों चीज़ें आपके एग्जाम में भी, जो फाइनल एग्जाम आपका होगा उस टाइम पे वो लिखने के लिए आ देते हैं वो लोग। जिसको अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है ये वाला। मैं आपको देखिए ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे देखिए एग्जाम में आया था, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का रोमन और देवनागरी में लिप्यांतरण कीजिए। जो आपका असाइनमेंट में दिया था यहाँ पर लिप्यांतरण करने, वही एग्जाम में आपको यहाँ खजूर है ना, यहाँ पे कबड्डी, जूट, खजूर क्या डेट्स पर खजूर होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन लिखना, आपको KHAJ और खजूर ऐसे करके आपको लिखना है रोमन। इसमें आपका स्पेलिंग क्या है, सब कुछ सही होना चाहिए। ये आपको कैसे मालूम चलेगा, आप पहले इसको क्या, ये वाला पूरा थ्योरी को एक बार पढ़िए कि किसके लिए मैंने अ के लिए आ, ओ, ई, ABC, BA, BK, कोई जगह सारा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कैसे लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है क्या, ओए, OI ओए, इसको कैसे है हम लोग, तो ओ में ओ का मतलब यो लिखेंगे ओए, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो IUI। तो इसको एक बार पूरा रीड कीजिए, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा जरूरी, ये वाला जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है करना, स्पेशली जो एक ट्रांसलेटर बनने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी करना। चलिए ये होने के बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे फिर आप यहाँ पे आ रहा है नंबर 9। नंबर 9 में क्या बोला है, पाठ्यक्रम में परिभाषित शब्दावली संबंधी किए गए अध्ययन के आलोक में परिभाषित शब्दावली निर्माण की निम्नलिखित तकनीकी और युक्तियों के आधार पर निर्मित 20 परिभाषित शब्द और उनके अंग्रेजी पर्याय लिखिए। अब यहाँ पे कुछ दिया उन्होंने, 5 अलग अलग डिफरेंस दिया एग्जाम्पल, हिंदी में अंगीकृत, हिंदी में अनुकूलित, और हिंदी में नवनिर्मित, और हिंदी में अनुदित पाठ। इस सब के आधार पर आपको क्या करना है, 5 उसका परिभाषित शब्द लिखना है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मैंने देखिए पेज नंबर 385 मैंने मार्किंग किया है। पेज नंबर 385 पर मैं आपको दिखा देता हूँ खोल कर एक बार। तो
परिभाषित शब्दावली निर्माण की युक्ति, मैंने जो परिभाषित शब्दावली है इसको हम करते हैं, उसका हम अलग तरीका है बनाने का। उसमें से क्या बहुत सारा है, यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है। इस प्रकार परिभाषित शब्दावली के निर्माण के आयाम में अंगीकरण, अनुकूलन, नवनिर्माण और अनुवाद। तो यहाँ पे 4 नाम जो उन्होंने दिया था जो वही सेम नाम है, अंगीकरण, अनुकूलन, नवनिर्माण और अनुदित। ये आपको यहाँ पे मिल गया। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बोला उसमें से आपको 5 वर्ड ऐसा एग्जाम्पल अपने मन से लिखना है जो कि अंगीकृत का उदाहरण हो, अनुकूलित का उदाहरण हो, इस सब का। तो कहाँ पे मिलेगा, पहले आप क्या कीजिए, पहले आप पढ़िए कि अंगीकृत का मतलब क्या होता है। आपको इन चारों का मतलब पता होना चाहिए, तब आप उसको अच्छे से लिख पाओगे। तो इसको यहाँ से ड्रिल पढ़िए, एक बार रीड कीजिए कल ही, इसका मतलब क्या है, यहाँ से पूरा रीड किया। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे क्या है, रेलवे, रेलवे को क्या करते हैं, रेलवे, गैस, जीएस गैस, बोनस, रेडियो, वायरमैन, वायरमैन। तो कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं, अंगीकृत का मतलब क्या होता है, जिसको जो जिस फॉर्म में अवेलेबल है हमने उसको उचित स्वीकार कर लिया है। मतलब हिंदी में जैसे बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ऐसे ही बोलते हैं। जैसे आपको पता है डॉक्टर, डॉक्टर काइंड ऑफ एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में उसको बोलते हैं चिकित्सक, लेकिन हम लोग चिकित्सक बहुत ही कम यूज करते हैं। हम लोग डॉक्टर को डॉक्टर बोलने से ज़्यादा बातचीत में हम डॉक्टर डॉक्टर बोलते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। हम डॉक्टर, इवन हिंदी में हम लोग डॉक्टर लिख देते हैं, चलता है वो। तो वो क्या है, उसको मैंने हम लोग अंगीकृत कर, मैंने वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया वर्ड कि मैंने यूज़ में इतना ईजी पड़ता है उसको करना, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, हम ऐसे एज इट इज हम अंगीकृत कर लिया है। तो उसका इसके अंदर एग्जाम्पल हो, यहाँ पर देखिए बहुत सारा, इसको रीड कीजिएगा करके, आपको से कोई भी 5 एग्जाम्पल आपको यहाँ से निकाल के लिखना, जैसे निमोनिया, मशीन, विटामिन, इस तरह देखिए, ये सारा वर्ड जो है, ग्लूकोज, हम लोग ग्लूकोज देखिए ऐसे, ग्लूकोज कैसे लिख देते हैं हम लोग। तो वो चीज़ यहाँ पे इसके बारे में बताया कि वो क्या है हमारा अंगीकृत है, क्यों ऐसा करते हैं, वहाँ डिटेल में इसको दिया है। सेम टू सेम फिर क्या है, अनुकूलन, अनुकूलन मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेशन, मतलब उसको मैंने उसको इस तरह स्वीकार, अडेप्ट कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया है। इन सब में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, वो जब आप उसको पूरा रीड कीजिए आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है एक्चुअली। यहाँ देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल उन्होंने पूछा था, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि संत, एंड सेंट हो गया, लूट, लूटिंग हो गया, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ से बताना। तकनीकी मतलब टेक्निक, अकादमी मतलब अकेडमी, अपीलियन मतलब अपीलेंट। मतलब जब उसको हम लोग लिखते हैं हिंदी और इंग्लिश में, दोनों का डिफरेंस है। देखिए संत लिखे, संत बोल रहे हैं, जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो SANT, एक्चुअली संत को क्या होना चाहिए, SANT होना चाहिए, पर हम लोग SANT नहीं लेते, हम क्या करते हैं SAINT, सेंट इसको लेते हैं एक्चुअली। तो क्यों ऐसा करते हैं, वो हम लोग उसको एडेप्ट कर लिया है, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो 5 एग्जाम्पल आपको लिखना है इसका, 5 लिखना है आपको इसका। फिर न्याय निष्ठा, फिर क्या, नवनिर्मित और अनुदित, इसका आगे टर्न कीजिए। यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पे नवनिर्मित वर्ड है और है अनुदित, यहाँ पर उसका जो ट्रांसलेट करते हैं। इस तरह आपको 5 एग्जाम्पल देके आपको लिखना है, और उसका फिर पर्यायवाची इंग्लिश में लिखना है, मतलब हिंदी लिखिए फिर उसका दोनों लिखना है। जैसे यहाँ मैंने लिख के दिखाया है, यहाँ लॉफुल, तो उसका विधि इंग्लिश हो गया, इसका हिंदी हो गया। तो आपको अपने मन से 5 वर्ड खोजना है, खोज के आपको इसमें आपको डिटेल में लिख के आपको भरना है। तो यहाँ तक का ये सारा काम हो गया। अब फिर लास्ट में यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे दिया है, नंबर 10 में संबंधी का सारानुवाद कीजिए, एक दिया है, और दूसरा फिर क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे, उसके पहले पुनरीक्षण कीजिए। यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें दिया। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या, ये वाला जो पार्ट दिया इसका क्या है, एक टर्म आया यहाँ पे सारानुवाद, ये क्या है, पहले आपको ये आपको खोजना पड़ेगा। वो कहाँ मिलेगा आपको, फिर से आपको आना है अपने इंडेक्स पे, आप इंडेक्स में आके खोजिए कि कहीं पे सारानुवाद दिया हुआ है क्या। अगर यहाँ पे आपको दे रहा हो आपको वो मिल जाएगा। अगर आप गौर से देखिएगा यहाँ पे दिया सारानुवाद, ये रहा आपको यहाँ पे मिला, एक नया वर्ड 21 में दिया, पेज नंबर 138। मैं इसको ओपन करता हूँ 138 पे, ये रहा। और जब हम पेज नंबर 138 पे आते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ सारानुवाद। सारानुवाद क्या है, आप इसको थोड़ा रीड कीजिए कि सारानुवाद का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है। यहाँ पे दिखा, सारानुवाद में केंद्रीय विचार से इसी विकारक्रम में सार का रूप में प्रस्तुत करना होता है। मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में इसी प्रकार क्रमबद्ध और संक्षिप्त रूप में किए गए अनुवाद को सारानुवाद कहते हैं। मतलब आपका जो मेन है उसे हमको जब उसको सारानुवाद करते हैं, उसका मतलब समरी, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ उसको समरी करना। मतलब ये दिया हुआ पैसेज इतना बड़ा है, पर जब इसको आपको पूछेगा कि इसका लिखा क्या, आप उसको अगर इस पूरे 10 लाइन वाले जो यहाँ पे दिया हुआ है इस पैराग्राफ में, मतलब आप क्या करोगे, आप सारानुवाद का मतलब क्या होता है, आप उनका जो भी समरी, यहाँ एक जो बड़ा सा एक लंबा पैसेज दिया आपको, इसको शॉर्ट में करके किसी को बताना है, तो उसको बोलो समरी, मतलब सारानुवाद कर दो। मेन जो मीनिंग है वो भी मालूम चल जाए उसको, और कुछ चीज़ें छूट भी ना जाए उसमें से, और उसको एक शॉर्ट में आपने उसको बना के भी दे दिया, तो वही उसका है सारानुवाद। ये कैसे करना है आपको, तो पहले यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल उन्होंने, इसको रीड कीजिए पहले आप करके, फिर देखिए आप उन्होंने 1-2 एग्जाम्पल दिया। यहाँ देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे ये हिंदी का पैसेज है, हिंदी वाले पैसेज को उन्होंने क्या किया, उसका भावानुवाद, उसका मीनिंग क्या भाव वो इंग्लिश में निकाला पहले, और फिर नीचे करके देखिए उसका सारानुवाद लिखा। सारा मतलब उसका, अगर उसको मैं थोड़ा क्रश कर दूँ, अब देखिए ये 12 जून से लेकर इतना लंबा, ये कुछ 10 लाइन का था, उसको क्या किया उन्होंने मात्र 4 लाइन में कंप्लीट कर दिया। और इसका जो मीनिंग है दोनों का बिल्कुल सेम है। अगर आप इसको पढ़ के जो समझ पाओगे, आप जब इसको पढ़ोगे तभी आपको वही समझ में आएगा। मतलब कहने का इस पूरे को शॉर्ट करके इसमें शॉर्ट कर समरी कर दिया। तो ये इंग्लिश से इंग्लिश में था, वो किया है। बहुत सारे से मान लीजिए किसी को दिया हिंदी, तो आपको हिंदी में करना पड़ेगा, तो ये उसका सारानुवाद है। यहाँ पे देखो उन्होंने लिख दिया, क्या लिखा है, निम्नलिखित सामग्री का हिंदी में कीजिए। ये दिया हुआ पैराग्राफ इंग्लिश में, लेकिन समरी किस में बनाना है आपको बनाना है हिंदी में। तो मतलब क्या कीजिए, पहले आप इस पूरे को
ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में, यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में, आपको हिंदी में एक बड़ा सा पैसेज मिल जाएगा, फिर उसको शॉर्ट करके आपको समरी लिखना है, उसको सारा अनुवाद करना है, ये उसका मतलब मेन हुआ। तो कैसे करते हैं, पहले इसको आपका एक जो यहाँ से 2 एग्जाम्पल को रीड कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पीछे करके उन्होंने दिखाया है, वाले एक और एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश में दिया है पूरा पैराग्राफ को, फिर क्या किया उन्होंने इस पैराग्राफ को इंग्लिश वाले को ट्रांसलेट किया है, हिंदी में कर दिया पूरा, तो उसका ये भावानुवाद हो गया। अब वहाँ से क्या किया उन्होंने, सारा मैंने सार समरी निकाला, सार निकाल के शॉर्ट में लिख दिया। आपको भी ये काम करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, ये पूरे काम को आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ये कैसे करते हैं मैं आपको, ये मैंने गूगल लेंस का यूज किया था, मैंने आप गूगल से ऑनलाइन जैसा करते वो मैं आपको भी जस्ट करके दिखा देता हूँ। इसके पहले मैं लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है नीचे दिया अंग्रेजी पार्ट का उसके हिंदी अनुवाद को सावधानी से पढ़िए और अनुदित पार्ट का पुनरीक्षण। यहाँ पे देखिए और एक नया वर्ड मिला हमें, क्या है, पुनरीक्षण कीजिए। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, फिर से अगर आप इंडेक्स पे आइएगा, देखिए इंडेक्स में यहाँ पर सबसे आखिरी में खंड 6 में इकाई 19 जो दिया, अनुवाद का पुनरीक्षण। पुनरीक्षण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 483 पेज नंबर, आप इसको ओपन कीजिएगा 483 पेज नंबर पे। 480 पेज नंबर पे जब हम आ गए हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है पुनरीक्षण कैसे होता है। पहले उससे पहले पुनरीक्षण है क्या, तो एक्चुअली क्या है यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पे ये रहा पुनरीक्षण क्या है। तो हम लोग जो अनुवाद किए उसमें अगर कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ ये हुआ है, उसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ दिया हुआ है अनुवाद परिक्षण, अनुवाद पुनरीक्षण जो है अनुवाद की जांच और सुधार की प्रक्रिया है जो अनुवाद कार्य पूरा करने जाने के बाद की जाती है। मतलब आपने जो भी मान लीजिए, पहले आपको क्या करना है, ये पार्ट को अच्छा से पढ़िए, पढ़ के देखिए इसका अनुवाद क्या है। यहाँ पे वो दिया था इंग्लिश में, उसका क्या किया उन्होंने, हिंदी में अनुवाद ऑलरेडी कर दिया, हिंदी अनुवाद ये हो गया। फिर क्या बोला है, अंग्रेजी पार्ट का उसके हिंदी अनुवाद को सावधानी से पढ़िए और अनुदित पार्ट को पुनरीक्षित कीजिए। मतलब जो इंग्लिश में था, इंग्लिश से जब हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया है तो क्या वो एग्जैक्ट सब कुछ सेम आ पाया है या कुछ चेंजेस हो गया है, आपको वो चेक करना है। वही एक काम क्या है आपका, पुनरीक्षण। मतलब पुनः मतलब दोबारा, इसका मतलब उसको चेक करना, जांच करना, तो उसको मतलब पुनरीक्षण करना। तो आपको वो वाला काम यहाँ पे करना है। तो वो आपको क्या करना है, आपको इसको पूरा पढ़ना है, पढ़ के देखिए हिंदी में क्या है वो देखना है, आगे करके फिर इसको आपका शॉर्ट में, मान कोई मिस्टेक हुआ है तो आपको दिखा यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है। तो कैसे करते हैं यहाँ देखिए दिया, पुनरीक्षण कैसे होता है। तो मूल पाठ और अनुवाद को इसको पहले आप पढ़िए, अनुवाद पाठ का मिलान दोनों का कंपेयर कीजिए, लाइन बाय लाइन मिलाइए। इस एक लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक लाइन का मतलब क्या हुआ वो देखिए, कहीं चेंज तो नहीं हो गया सेंटेंस वगैरह में, वो करके आपको देखना है। यहाँ पे देखिए फिर एग्जाम्पल दिया है, फिर इसमें क्या क्या आपको अगर कुछ सुधार है आपको सुधार को करना है, नीचे जो भी कमेंट होगा आपको वो मेंशन करना है कि कैसे चेंज है। ये रहा पुनरीक्षण का महत्व दिया है यहाँ पर। इसको पूरा इस चैप्टर को पूरा रीड कीजिएगा आप, तो आपको यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया है। ये वाला था मूल पार्ट, मैंने एक्चुअल था ये, उसका अनुवाद किया उन्होंने, ये हो गया, लेकिन उसका पुनरीक्षित पार्ट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, जुवेनाइल जस्टिस इज एरिया ऑफ क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल टू पर्सन नॉट ओल्ड इनफ टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिमिनल एक्ट। किशोर न्याय आपराधिक विधि का ऐसा क्षेत्र है उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो आपराधिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होने के लिए बड़ी आयु के नहीं होते हैं। ये जो ट्रांसलेट किया ये वर्ड बाय वर्ड कर दिया, तो इसका थोड़ा मीनिंग अलग में आ गया। इसको क्या सही तरीका क्या होगा, किशोर न्याय दंड विधि एक ऐसा क्षेत्र है जो ऐसे किशोरों पर लागू होता है जिनकी आयु उतनी नहीं होती है उन्हें आपराधिक कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। तो ये इसका क्या हुआ, जब आपने ट्रांसलेट किया तो उसका जो मीनिंग है वो भी सेम आना चाहिए, चेंज ना हो जाए, आपको वो चेक करना। वो चेक करके इन्होंने क्या समरी में आपको लिख दिया। तो इस तरह से ये करना है। तो ये इस तरह से करके ये पूरा जो MTT 52 था ये कंप्लीट हो गया। मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, ये जो था ट्रांसलेट वाला, ये गूगल लेंस में कैसे करते हैं मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ पहले, और ये करके फिर, और इस वीडियो के लास्ट में मैंने जो अपना असाइनमेंट बनाया है, मैंने ये वाला जो 52 वो मैंने शेयर कर दूंगा, लास्ट में आपको दिखा दूंगा एक बार। वो मैंने PDF शेयर किया मेरे टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और मैं थोड़ा उसको एक बार गो थ्रू करा दूंगा आपको। चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ गूगल लेंस का कैसे यूज करेंगे और इसको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं पहले वो भी। तो इसके सबसे क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब आपको अपने फ़ोन में क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन करना है। ये रहा मेरा गूगल क्रोम, मैंने इसे गूगल क्रोम ओपन किया। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊपर में एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सर्च इन द URL, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक सिंबल बना हुआ है, ये है हमारा स्पीकर का सिंबल है। उसके जस्ट बगल देखिए यहाँ पे और एक सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल जो है हमारा आपको इस पर, ये हमारा गूगल लेंस है, इसको आपको टच करना है। तो ये तीसरे वाले में मैंने टच किया। आप जब इसको टच करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका एक कैमरा आप फ़ोन का ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, आपका जो क्वेश्चन पेपर था आपको कैमरा के नीचे रखना है, ठीक है। और आपको इस तरह से अच्छी से एरिया को सेलेक्ट करना है, आप करके एक आपको फोटो क्लिक करना है। तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर मैंने सर्च किया, ये वाला जो मेरा MTT 53 का जो पेपर था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए आपको एक ऊपर में इस तरह से आपको एक मार्किंग दिख रहा होगा, है ना। ये अभी बहुत छोटा सा एरिया को सेलेक्ट किया। आप क्या कीजिए, उसको पकड़ के उसको यहाँ पे होल्ड करके इसको आप ऐसे ड्रैग कीजिए, तो इससे क्या होगा वो पूरा बड़ा हो जाएगा सेलेक्टिंग एरिया। तो मैं इसको इसे कर देता हूँ। तो ये मैंने पूरा एरिया को यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। ये यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ था मैंने उसको पूरा सेलेक्ट कर लिया। ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, यहाँ से इस तरह से मैंने करके उसको पूरा लार्ज करके इसको मैंने बड़ा करके सेलेक्ट कर लिया।
इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये पूरा जो ब्लू है, ये ब्लू वाला पोर्शन यहाँ पे पूरा आ गया है, ये पूरा सेलेक्ट हो गया है इस तरह से। फिर क्या करना आपको, आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, ये वाला स्क्रीन के ऊपर में यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पे ए लिखा हुआ, आपको इस पर टच करना है। ये क्या है, वो उसको ट्रांसलेट कर देगा। अभी जो क्वेश्चन इंग्लिश में है, अब मैं इसको टच करता हूँ अगर, तो जितना पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया था देखिए वो पूरा भी क्या हुआ, हिंदी में बदल गया है ना। और ऊपर देखिए आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, यहाँ पे एक दिख रहा आ रहा है डिटेक्ट लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज में आपने फोटो क्लिक किया वो उन्होंने गूगल ने अपने आप उसको डिटेक्ट कर लिया, उसको पहचान लिया। फिर क्या किया, उसको क्या किया, अदर लैंग्वेज में यहाँ पे हिंदी में उसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए था हिंदी में, मैंने उसको ले लिया है। इस तरह से ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया। आप क्या कीजिए, आप उसको यहीं पर आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पूरे स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरह से। और ये क्या हुआ, आपके फोन के गैलरी में जाके जैसे फोटो सेव हो गया। आप बाद में जब असाइनमेंट को लिखेंगे, आप जाके वो फोटो खोल कर वहाँ पे जिसको आप जूम करके इस तरह से आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा था, फिर उसको आप पूरा अनुवाद के टाइम पे यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये एक तरीका हुआ। दूसरा क्या है जो मैंने बताया था आपको, या तो आप ये जो अभी जो आपने सेलेक्ट किया ये वाला पार्ट, इसको यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का, आपको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। देखिए पूरा ब्लू पार्ट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है कॉपी करने का, आपको ये कॉपी पे टच करना है। तो जो भी पार्ट जो सेलेक्ट हुआ, जो मेरा ट्रांसलेट हुआ, वो मेरा क्या अभी कॉपी हो गया। कॉपी होकर आप उसको कहीं पे जाके पेस्ट कर दीजिए, है ना। आप अपने फोन में जाके मैसेज में या कहीं जाकर उसको पेस्ट कर दीजिए, ताकि वो आपके अकाउंट में अपने फोन में यहाँ पे स्टोर हो जाए, और जब आप असाइनमेंट बनाएंगे वहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जो है गूगल का लेंस यूज करके आपका जो भी ट्रांसलेट का यहाँ पे वर्क दिया मैंने असाइनमेंट, जो भी आपका है ट्रांसलेशन का, आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको और एक पेज करके दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला मैंने किया क्वेश्चन पेपर वाला पार्ट था, मैं इसको आगे पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ को ये एक इंग्लिश में दिया है पूरा पैरा, है ना। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर से आप अपना कैमरा का ये गूगल ओपन कीजिएगा इस तरह से करके, ठीक है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा इस तरह से मान लीजिए, और फिर सामने से यहाँ पे फोटो क्लिक कर लीजिए। तो फिर क्या होगा, देखिए ऑटोमेटिक इंग्लिश से वो डिटेक्ट कर लिया है ना। ऊपर देखिए आपका आ गया इंग्लिश टू हिंदी, आपने जो किया था वो पूरा यहाँ पे सेलेक्ट होकर इंग्लिश टू हिंदी में यहाँ पे आ गया। ये पूरा पार्ट जो है जो आपने देखा वहाँ पे एग्जैक्टली आप देखिए यहाँ पे बीच के ये हर एक वर्ड के बीच में यहाँ पे गैप है, माने ये एक पैराग्राफ हो गया, ये वाला एक पैराग्राफ हो गया, देखिए ये वाला क्या हुआ, एक पैराग्राफ हो गया, फिर एक पैराग्राफ हो गया, एक पैराग्राफ यहाँ पर अलग अलग, जैसा आपका इंग्लिश में था सेम टू सेम उन्होंने हिंदी में अलग अलग करके पैराग्राफ कर दिया। अब क्या करना है आपको इंग्लिश वाला पूरा पढ़ना है पूरा, फिर आपको ये हिंदी वाला पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो पूरा सेंटेंस है ये सही से नहीं बैठा है, तो फिर आपको उसको पढ़ के अपने शब्दों में उस सेंटेंस को आप सही कर दीजिए करके, आपको एक्चुअल आंसर में आपको लिखना है इस तरह से करके। तो ये आप फिर यहाँ पे क्या कीजिए, आपका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये फोन में गैलरी में आपका ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। फिर जब आप असाइनमेंट लिखेंगे आप जाके वहाँ पर जूम करके इसको आप देख के अच्छे से उस टाइम पे आपको जैसे भी लग रहा है यहाँ पे कैसे किया है, आप वो जाके देख के यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं करके, ये आप करना है। तो ये काम हो गया हमारा, कैसे गूगल लेंस का आप यूज करते हैं वो। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने अपना असाइनमेंट बनाया था वो मैंने कैसे किया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा असाइनमेंट था, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग में सबसे क्वेश्चन पेपर लगाया था। क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट था मैंने बताया, ये जो नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 वाला, ये वाला मैंने कैसे किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कवलजीत, ये शेमचंद, ये नंबर 7, नंबर 6 और 7 जो डिक्शनरी में लगाना था वो वाला चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन पेपर लगाना था यहाँ पर, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये रहा, ये मेरा सबसे पहला मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखा था यहाँ पर, जिससे अनुवाद की प्रविधि से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, अनुवाद की विभिन्न प्रविधियों के सुधारण चर्चा कीजिए। यहाँ था ये MTT 52 मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 10 मार्कर है, ये मैंने वो मेंशन कर दिया करके। ये क्वेश्चन में ब्लैक से मैंने क्वेश्चन लिखा है और नीचे ब्लू से मैंने आंसर दिया है। इससे मैंने क्या यहाँ पे लिखा है ऑलमोस्ट 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, टोटल मैंने 5 पेज में 5 यहाँ पर ये 6, तो रोज 5 से 5.5 पेज में मैंने आंसर को खत्म किया है। यहाँ पे देखिए ये वाला पेज में मैंने आंसर लिख के यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा मैंने गैप छोड़ दिया यहाँ ताकि वो कमेंट कर सके जो एग्जामिनर है वो। फिर से यहाँ मैंने नया क्वेश्चन लिखा है मैंने सेकंड पेज में, यहाँ पे ब्लैक से मैंने क्वेश्चन लिखा है और ब्लू से मैंने आंसर लिखा है। तो इस तरह करके आपको ये लिखना अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट करके, और ये करके फिर मैं आपको ले चलता हूँ अगले वाले पेज में जो मेन इंपॉर्टेंट। हाँ, यहाँ से आगे देखिए, कम से कम 5 महत्वपूर्ण कोशों के नाम बताइए। ये 5 नंबर का था। मैंने अनुवाद में एक भाषित और बहुभाषित कोशों की आवश्यकता पड़ती है। कोश के विभिन्न प्रकार थे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या पहले उपभाषा कोश लिखा, बोली लिख के मैंने यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, फिर 2 नंबर 2 लेकर, हालांकि एक नंबर का ये मार्किंग था, फिर भी मैंने क्या उसके बारे में केवल नाम लिखने के बजाय मैंने उसको थोड़ा 2 लाइन डिस्क्राइब किया, वो है कि एक्चुअली वो क्या मैंने बता दिया है। इससे क्या है थोड़ा सही लगता है देखने में। तो यहाँ पर मैंने फिनिश किया। फिर ये वाला अगला है, देखिए निम्नलिखित हिंदी शब्दों को हिंदी अनुवाद में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, रक्त, मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया। इसको हिंदी डिक्शनरी के अनुसार आपको अरेंज करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबरिंग करके सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1, 2, 3, 4 करके मैंने लिख दिया, नंबर 8 और 9 जगह 15, और जो वर्ड था रक्त वो मैंने अरेंज करके यहाँ पे प्रॉपर लिख दिया। ये वाला था हिंदी वाला। इसके बाद फिर सेम टू सेम था इंग्लिश वाला। मैंने इंग्लिश वाला को यहाँ पे नंबरिंग करके यहाँ से सेक्रीफाइस,
सेक्रीफाइस सैपलिंग स्टे जो भी है नंबरिंग 8 करके है 9 से एक पेज में मैंने उसको यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो ये वाला एक पेज में मेरा 5 नंबर ऊपर हिंदी का हो गया और नीचे 5 नंबर मेरा इंग्लिश वाला का हो गया। फिर अगला जो मेन था, निम्नलिखित शब्दों का रोमन और देवनागरी में लिप्यांतरण कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे 5 मैंने ऑलमोस्ट कितने 5 और 6 टोटल 10 दिया था उन्होंने। इसमें 5 था हिंदी से इंग्लिश में। ये है पहला वाला है जो यहाँ पे सबसे पहले था कमलजीत। तो कमलजीत को मैंने लिखा KNWLJ कमलजीत। क्षेमचंद्र, फिर भृत्यहरि, फिर ज्ञानेंद्र और त्रिलोकीनाथ। तो इस तरह करके आपको ये लिखना है। ये वाला जो यहाँ पर ये है रोमन में हो गया। और फिर अगला वाला क्या है जो दिया था रोमन में, उसको आपको लिखा था देवनागरी वाले में। तो यहाँ पे जैसे लिखा मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, पर वो मैंने हिंदी में हो गया, पर उसका लिखा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा करके लिखना। फिर पॉवर्टी मैंने गरीबी, उसको मैंने लिखा पॉवर्टी ऐसे कर लिखा। रेसलर जो कुश्ती लड़ते हैं उसको यहाँ पे मैंने रेसलर लिखा है। साइकोलॉजी फ्रैक्चर है ना। तो ये इसका हो गया। इस तरह से करके मैंने यहाँ पे उसको लिख के यहाँ पे कंप्लीट किया। ये वाला एक पेज हमारा 5 ऊपर और नीचे 5 में करके किया कंप्लीट। फिर अगला वाला उसके बाद जो यहाँ दिया था उन्होंने हिंदी में अंगीकृत 5 परिभाषित शब्द और उनके अंग्रेजी पर्याय। तो मैंने यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, मैंने टाइटल दे दिया। ये वाला है अंगीकृत के लिए। अंगीकृत 5 शब्द कौन कौन से हैं, तो मैंने रेलवे, गैस, बोनस, रेडियो, इस तरह से लिखा मैंने 5। फिर अगला मैंने टाइटल दिया हिंदी में अनुकूलित 5, अलग अलग पूछा 5 का 5 नंबर है, मैंने अलग अलग 5 करके दिया इस तरह से करके मैंने। फिर उसके अगला हिंदी में नवनिर्मित दिया है, फिर वो मैंने लिखा यहाँ पर। फिर इसका दिए। फिर जो उसके बाद था एक सारानुवाद करना, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट था। मैंने उसको पहले जो मैंने आपको दिखाया भी करके इंग्लिश से पहले आपने क्या किया, उसको गूगल लेंस से जाकर उसको ट्रांसलेट किया हिंदी में। अब हिंदी में फिर उसको पढ़ के मैंने उसको समरी बना के छोटा सा आरारास किया उसको। तो वो बहुत बड़ा था, मैंने उसको छोटा सा पैसेज में करके उसको दिए। कितना हो गया ऑलमोस्ट एक पेज मैंने उसको फिनिश किया, क्योंकि वो वहाँ पे 2 पेज का था। वो उसको पढ़ के मैंने एक में अरेंज करके कंप्लीट किया। और सबसे आखिरी वाला मैंने दिया था जो पुनरीक्षण करना, ये वाला सबसे था पुनरीक्षण करने वाला। ये भी 10 मार्क का था। वो मैंने कैसे किया, मैंने यहाँ जो मेन पार्ट था उसमें डायरेक्ट हेडिंग दिया, क्वेश्चन लिखा पुनरीक्षित पार्ट। तो मैंने उसको फिर दोबारा क्वेश्चन कॉपी नहीं किया, जो वहाँ दिया था इंग्लिश से पैराग्राफ हिंदी उसको मैंने कॉपी नहीं किया। डायरेक्ट मैंने जो मेरा आंसर है मैंने वो लिखा है, उसको मैंने पुनरीक्षित कर दिया है। उसको मैंने पूरा पढ़ के संक्षेप में करके यहाँ से मैं उसको यहाँ कंप्लीट करके एक पेज में कर गया। यहाँ पे मेरा ये द एंड हो गया। ये मेरा असाइनमेंट का लास्ट